आ रही सर आवाज? हाँ आ रही है। ठीक। चलिए शुरू किया जाए। और मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही है? मौसम बहुत प्लीजेंट है सर। बारिश हो रही है आज बूंदाबांदी। हम्म। और सर टाइम पे बजता है अपने रात में बजता है सर 1:30 से 2 बजे तक आराम से। 2 बजे तक? तो बारिश में तो नींद भी तो बहुत आती है। तो नहीं आएगी इनकी मैडम डॉक्टर 4 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। नहीं उन्हें फुर्सत, तभी इनसे रा, बात करती हैं, दिन में तो करती नहीं है। रात में आज इन्होंने सर रात फोटो में। भेजी मेरे पास। हम्म। आज इन्होंने अपनी मैडम की फोटो भेजी मेरे पास और कह रहे हैं सर ड्यूटी करती हैं ये हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का उन्होंने अपना वो भी भेजा है और मुरादाबाद हॉस्पिटल में है सरकारी। अच्छा। तो हमने यार इससे बढ़िया क्या डॉक्टर, जिसकी बीवी डॉक्टर नहीं हो उसे कोई इलाज की चिंता ही नहीं, उसकी तो इलाज बहुत बढ़िया होगी। और आपको डॉक्टर नहीं चाहिए? और सुबह से आपको डॉक्टर नहीं चाहिए भी? ध्यान रखिएगा चाहिए इस भी। समय। बताओ कितनी बढ़िया बात। हमने इनसे कहा तुरंत हाँ कर दो, तुरंत शादी करो, दहेज कुछ ना मिले। वो तो कितनी अच्छी है बताइए। एक सुमित मास्टर सर रहेंगे, एक ध्यान नहीं डॉक्टर दे रहेंगे, सही रहेगा। रहे। आप मास्टर वो डॉक्टर, कितनी बढ़िया बात। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम्म। कहाँ गया? चलिए देखिए। कैनन ऑफ लिटरेचर कुछ खास नहीं, यहाँ कोई मतलब नहीं। कार्पे डाइम देखिए। हम्म। तो बड़ा टाइम लग जाएगा इसे। एक मिनट रुकिएगा। तब रात को मैडम जी पढ़ाती हैं क्या सुमित सर? कह रहे क्या सर? अरे रात को मैडम जी पढ़ाती हैं क्या? नहीं सर, अपनी पढ़ाई करते सर सुबह 4 बजे तक। अच्छा। ये क्या इसीलिए वो बना रहे थे क्या? अभी कह रहे थे कुछ दिन पहले मेडिकल बनवा रहा हूँ, क्या इसीलिए क्या? यस सर, मेडिकल स्टोर में वो मेडिकल हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ ना, मैंने कहा था आपसे, तो हम समझ इसीलिए। नहीं पा रहे। फिर अच्छा मास्टर अच्छा। कैसे? मेडिकल वो समझ गए आप।
देखिए पहले जुगाड़ कर रहे हैं कि डॉक्टरी खोल देंगे मेडिकल वगैरह, डबल डबल ड्यूटी की सोच रहे हैं। सर एक पेशेंट आ गया 10,000 हो गए। हम्म। बताइए, बहुत चालाक तो वही है सुमित सर, ऐसा नहीं, दिमाग देखिए खोज लिए बढ़िया नौकरी वाली, हम लोग तो खोजते रह गए, कोई नहीं मिला। ये देखिए ना जितेंद्र सर, कहते थे कि सुमित सही बात है सर। कारपेट है। सुमित सर बहुत दिमागी आदमी है, देखो कितना हाँ, बढ़िया दिमाग लगा के काम कर लिया। हम्म, हम्म। कार्पे डाइम, कार्पे डाइम होता है, कह रहा है कार्पे डाइम का मतलब आज का दिन, मतलब जो करिए वर्तमान के बारे में सोचिए, फ्यूचर में क्या होगा उससे नहीं, मतलब पास्ट में क्या होगा उससे, वर्तमान के बारे में सोचिए। हमें अपना जीवन कार्पे डाइम की तरह जीना चाहिए, मतलब वर्तमान को देखते हुए जीने, आज मेरे साथ क्या है आज के बारे में सोचिए, फ्यूचर में क्या होगा खाने के लिए या पास्ट में क्या होगा उसको छोड़ दीजिए, उसी को कार्पे डाइम। यह यूज लिटरेचर में किया गया, कुछ राइटरों ने जैसे फेरी क्वीन ने, अच्छा स्पेंसर ने फेरी क्वीन में किया, ओरेस ने सबसे पहले किया था, और जो है आप रॉबर्ट है, कुछ लोगों ने किया, और तो उन लोगों ने किया अपने वर्क में, जो एंड्रू मार्वेल है टू हिज कार मिस्टेक्स में किए, मतलब कहने कारण उसमें यही बताए होंगे कि वर्तमान भी दीजिए, वर्तमान प्रेजेंट के बारे में सोचिए, पास्ट में क्या हुआ फ्यूचर में क्या होगा, कौन रहेगा कौन है उसके बारे में मत करिए, हमेशा लव वगैरह जो है वर्तमान को सोच करके थिंकिंग करिए, यही सब चीजें होंगी। लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब सीज द डे होता है, पूछ सकता है, पूछा हुआ है क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्पे डाइम? सीज द डे, तो छलनी का दिन, सीज में तो जब्त करना, पकड़ना, और डे दिन को पकड़ लेना, मतलब दिन को पकड़ लेना, या फिर सीज द डे छलनी करने का दिन। फ्रॉम द, यह होरेस सबसे पहले यूज किए थे अपने एक वर्ड्स ओट्स, इनका वर्क था होरेस का, उसमें इन्होंने सीज द डे मतलब कार्पे डाइम का यूज किया, लैटिन वर्ड है, होरेस रोमन के थे ना, विच हैज बिकम द नेम फॉर वेरी कॉमन लिटरेचर मोटिव। अब धीरे धीरे यह क्या होगा, वेरी कॉमन लिटरेचर के लिए बहुत ज्यादा यूज होने लगा, स्पेशली इन द लिरिक पोएट्री, और स्पेशली लिरिक पोएट्री में यूज हुआ। ये लिरिक पोएट्री मतलब ऐसा पोएट्री कोई लिरिक लिखता था उसमें इसका यूज करता था, जैसे द स्पीकर इन द कार्पे डाइम पोएम एम्फसाइज दैट लाइफ इज शॉर्ट इन टाइम। देखिए ध्यान रखिए, इसमें स्पीकर जो है कार्पे डाइम में पोएम में यही बताता है कि जीवन क्षणिक है, शॉर्ट नहीं, कुछ ऐसे पोएम पढ़ेंगे जिसमें बताया गया जीवन क्षणिक है, एंजॉय के साथ जीजिए, फ्लीटिंग एंजॉय है लाइफ में। ऐसे बहुत लोग, जैसे आपके जॉनटन ने लिखा है, आपके एंड्रू मार्वेल ने लिखा है, स्पेंसर ने भी लिखा है, बहुत लोगों ने बोला है। तो लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग, मतलब जीवन क्षणिक है, जीवन टाइम भी फ्लीटिंग है। इन ऑर्डर टू अर्ज हिज ऑथर ऑडिटर, और अपने ऑडिटर से ऑर्डर दे रहा है, बार बार वही ऑडिटर को समझा रहा है कि मतलब वो समझा रहा है कि जीवन को क्षणिक है, ये सब बातें करेगा। हु इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ वर्जिन रिलुक्टेंट टू चेंज हर कंडीशन। हु इज ऑफन प्राय रिप्रेजेंट करता है एज अ वर्जिन रिलुक्टेंट चेंज हर कंडीशन, वो अपनी कंडीशन को क्या करता है, चेंज करता है। टू मेक द मोस्ट ऑफ प्रेजेंटली प्लीजर, इसमें जो है प्रेजेंट प्लीजर को दिखाया जाता है, वर्तमान में प्लीजर को तो देखिए यही सब है, लगभग मेन चीज आप जान गए होंगे, तीसरी चौथी बार पढ़ा रहा हूँ, चीज वही है, जितना मैटर इसमें दिया है मैं जब राम में वही पढ़ लिया, जब बहुत है, बहुत बाहर से मैटर का कोई मतलब नहीं, सब कुछ इसी में दिया है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर देना ही सब कुछ है, इसमें जान ही रहे लगभग वही चीजें मिलती हैं। तो इसमें पूछ सकता है व्हाट कार्पे डाइम, क्या क्या होता है मीनिंग, तो सीज द डे होगा, यह लैटिन फ्रेज है, सबसे पहले इसका यूज होरेस ने किया था, ओट्स इनका वर्क था, तो मतलब लैटिन रोम में किया गया था। ये इसका मतलब होगा देखिए शॉर्ट एंड टाइम एंड फ्लीटिंग टाइम वगैरह ये सब मीनिंग होगी, समझ ही रहे हैं आप। वर्जिन चेंज द, टू मेक प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट प्लेजर की बात किया जाता है, फ्रीक्वेंट एम्ब्लेम ऑफ ब्रेविटी ऑफ फिजिकल फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी की ब्रेविटी की बात की गई है। फाइनली ऑफ डेथ, तरह frequent emblem of brevity of physical beauty and finally of death is the rule। इसमें फिजिकल ब्यूटी की ब्रेविटी की बात की गई है और फाइनलिटी ऑफ द डेथ, डेथ की फाइनलिटी की बात की गई, द रोल। एडमंड स्पेंसर का एक वर्क है द फेरी क्वीन, ठीक है।
कब लिखा गया था, हालांकि ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इनकम्प्लीट थी। 1596 के बीच में लिखी गई थी। इसमें एक लाइन है, गैदर देयर फॉर द रोज विलिस्ट एट द प्राइम। इसमें ये लाइन बोली गई है, ठीक है। ये कहा गया गैदर द रोज बर्ड जो इकट्ठा होते हैं वाइल और मई में खिलते हैं, एक समय आता है खिल जाते हैं। एंड इन द 17th सेंचुरी में रॉबर्ट हेरी जो थे, यह भी रॉबर्ट हेरी का नाम सुने हो, यह इस 17th सेंचुरी के जानडन के समय के हैं। कौन से पोएट कहे जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, मेटाफिजिकल पोएट के हैं। उनका एक वर्क टू द वर्जिन्स टू मेक ऑफ टाइम, इनका रॉबर्ट हेरी ने बोला का एक वर्क टू द वर्जिन टू मेक मच ऑफ टाइम गैदर इट द रिवन वाइल में, कहने का मतलब रॉबर्ट हैरिक है, उनका भी वर्क टू द वर्जिन टू मेक मच ऑफ टाइम। एडमंड वालर हैं, उन्होंने बोला उनका वर्क गो लवली रोज, ठीक है। इसमें इस सब में क्या कार्पेटाइम वर्ड का यूज, मतलब कार्पेटाइम थीम का यूज किया है। ऐसा इसमें बताया गया होगा इन सब पोएम में कि जीवन क्षणिक है, वर्तमान के बारे में जीजिए, पास्ट फ्यूचर के बारे में मत सोचिए ज्यादा, जो भी जीवन उसका एंजॉय करिए। The more complex poem of this type communicate the poignant sadness में poignant sadness मतलब मार्मिक दुख की बात इसमें की गई है, कही जाती है ऐसे पोएम में। Is desperation of the pursuit of the pleasure under the sentence of inevitable death के सेंटेंस को इसमें अनिश्चित घंटों के सेंटेंस की प्लीजर को इसमें बताया गया है। द परस्यूट ऑफ द प्लीजर, हमें प्लीजर का हम पीछा करते हैं, अंडर द सेंटेंस इनिटेबल डेथ, हमको पता है कि समय अनिश्चित, हमारी डेथ क्या है, निश्चित हमारी डेथ कभी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आनंद के पीछे हम भागते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड्रू मार्वेल का वर्क टू हिज स्काई मिस्ट्रेस 1681 में इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कार्पेटाइम का यूज किया गया है, आप पढ़े होंगे, आपके सिलेबस में रहा होगा। The sustained set of variation on the carpe diem motif, आपको पता है कि कार्पे डाइम मोटिव का यूज द रुबायत ऑफ उमर खय्यम, द रुबायत ऑफ उमर खय्यम बाय विक्टोरियन पोएट, ध्यान रखिए द रुबायत ऑफ उमर खय्यम एक वर्क है, ट्रांसलेट किया गया है रुबायत पोएट एडवर्ड फिट्जराल्ड के द्वारा, ठीक है। द रुबायत ऑफ उमर खय्यम ट्रांसलेटेड बाय विक्टोरियन पोएट एडवर्ड फिट्जराल्ड ने किया है, इसमें भी वो कार्पे डाइम का यूज किया गया। 1747 में लेडी मैरी वाट 1747 लेडी मैरी वाटले मॉन्टेग्यू रोड, क्या लिखे हैं, अ लवर अ बैलेड, अ लवर अ बैलेड, अ लवर अ बैलेड, अ ब्रिलियंट काउंटर टू द कार्पे डाइम पोएम रिटन बाय मेल पोएट्स, ठीक है। कह रहा है कि जो लवर ऑफ बैलेड एक वर्क है जिसमें ब्रिलियंट काउंटर किया गया कार्पे डाइम का रिटन जो मेल पोएट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। लेडी मैरी वाटले मॉन्टेग्यू रूल अ लवर बैलेड लिखी ब्रिलियंट काउंटर टू कार्पे डाइम रिटन बाय मेल पोएट्स, इन इट्स द वोमेन एक्सप्लेन हर इम्पोर्टेंट शूटर वाई सी फाइंड, देखिए लिखा तो गया मेल पोएट के द्वारा, लेकिन बाद में इसको वोमेन ने एक्सप्लेन किया हर इम्पोर्टेंट शूटर को, वाई सी फाइंड हिम अटरली स्पेसिफिक, क्या वो बोलते एक लवर बिलव उन शिप को। तो देखिए लेडी मैरी वाटरले मॉन्टेग्यू का वर्क है द लवर बैलेड, लेकिन इसमें जो बात करने वाला जो पोयम लिखा गया, जो बात कर रहा है वो मेल पोएट के द्वारा बोला गया, हालांकि बोल तो रही रिलेटिव सी, लेकिन मेल के माध्यम से बोल रही है। इस चीज को इसमें बताया गया कि शूटर कैसे अपनी प्रेमिका को चाह रहा है, उन सब चीजों के बारे में बताया गया है। जॉन डन के भी वर्क में दिखता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए सेल्टिक रिवाइवल, सेल्टिक रिवाइवल केल्टिक रिवाइवल कहिए, इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जैसे आयरिश लिटरेरी रेनेसा, आयरिश लिटरेरी रेनेसा कब आया था, 20वीं सेंचुरी में आया था, कौन लाया, डब्ल्यू विट्स के समय में था, तो इसमें आयरिश की स्टोरी होगी, आयरलैंड की। तो देखिए सेल्टिक रिवाइवल में पुनः जीवन, मतलब सेल्टिक का पुनः जीवन कैसे है, और आपको पता है इसमें इंडो यूरोपियन फैमिली का ये है, इंडो यूरोपियन फैमिली था प्री रोमन, देखिए चलिए देखते हैं हम लोग।
द सेल्टिक रिवाइवल को क्या नाम से जानते हैं? आयरिश लिटरेरी रेनेसां, ध्यान रखिएगा, या गैलिक रिवाइवल भी इसे कहा जाता है, ठीक है, या फिर सेल्टिक ट्विलाइट भी कहा जाता है। इनका नाम है सेल्टिक रिवाइवल का क्या नाम? आयरिश लिटरेरी रेनेसां। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आयरिश का लिटरेरी रेनेसां इसी समय, क्योंकि सेल्टिक रिवाइवल 20 सेंचुरी में ही आयरलैंड में क्या हुआ? रेनेसां आया, मतलब लिटरेचर का प्रादुर्भाव। हालांकि इंग्लैंड वगैरह में लिटरेचर था, लेकिन सही लिटरेचर जो है था आयरलैंड में, आयरिश में कब आया? 20 सेंचुरी, इस समय आया, जिसे गैलिक रिवाइवल भी बोला जाता है, सेल्टिक ट्विलाइट भी बोला जाता है। आइडेंटिफाई द रिमार्केबल क्रिएटिविटी द आयरिश लिटरेचर फ्रॉम अबाउट 1880, लगभग 90 सेंचुरी टू द डेथ ऑफ विलियम बटलर, यही 1920 सेंचुरी में। यह पीरियड में लिटरेचर कब आया? 1880 से डेथ ऑफ विलियम बटलर का डेथ हो गई थी 1939 में, तो तब तक यह आया, तब उस समय सेल्टिक रिवाइवल आयरिश लिटरेचर रेनेसां आया। कहाँ पर? आयरिश में, ठीक ना। द एम ऑफ इट्स एंड अदर अर्ली लीडर, इट्स का जो एम है, लक्ष्य था, और अदर लीडर का जो लक्ष्य था ऑफ द मोमेंट, उस मोमेंट के लिए, किस मोमेंट के लिए? आयरिश लिटरेरी रेनेसां, आयरिश लिटरेरी रेनेसां के लिए वाज टू क्रिएट अ डिस्टिंक्टिव नेशनल लिटरेचर बाय गोइंग बैक टू आयरिश हिस्ट्री। इन लोगों जो डब्ल्यू बीट्स थे और अदर जो लीडर थे, उनका एक लक्ष्य था इस आंदोलन को चलाने का कि अगर लिटरेचर लिखा जा रहा है तो हमारे आयरिश के बारे में लिखे, उसमें आयरिश का इतिहास लिखे, आयरलैंड का इतिहास लिखे, ठीक ना। अगर लिटरेचर भी हम लिख रहे हैं तो अपने बारे में नहीं करते हैं, हमें अपनी भाषा भूलनी चाहिए, हमारे यहाँ नहीं करती हैं। हमें जो कुछ अपना संस्कृति अपनाना चाहिए, या कोई धर्म अपनाना चाहिए, या फिर कोई भी कुछ लिखना चाहिए तो अपने बारे में करें, न कि फॉरेन को अपनाएं। जो पहनावा भी अपना अपनाएं, तो वही चीज है, वही आयरिश वाले या डब्ल्यू बीट्स और आयरिश जो राइटर थे वो सोच पहले लिखते तो इंग्लैंड वगैरह की कहानी लिखते तो वहाँ की बात, तो कुछ इन लोगों ने मूवमेंट डाला कि हम कुछ भी लिखे तो अपने बारे में लिखें, जिससे हमारा क्या हो? डेवलपमेंट हो, यही कहा गया। गो बैक टू आयरिश हिस्ट्री, मतलब आयरिश हिस्ट्री में जाए कि आयरिश में क्या हुआ था, लीजेंड और फोकलोर अपना लिखें, ये जो द नेटिव लिटरेरी मॉडल पर, अपने नेटिव लिटरेरी मॉडल, वो अपनी भाषा नहीं कहते हम अपनी भोजपुरी को बढ़ाएं, जैसे ऐसा बोला जाता है, हिंदी भाषा को आगे करें। द मेजर राइटर, इसके अंदर मेजर राइटर हैं, रोट नॉट अ नेटिव आयरिश, जो मेजर राइटर थे वो तो अपनी नेटिव आयरिश को नहीं लिखते थे, वो दूसरे जो इंग्लैंड की के बारे में लिखते थे। वन ऑफ द सेल्टिक लैंग्वेज बट इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखते थे, सेल्टिक लैंग्वेज अपनी नहीं लिखते थे आयरिश में। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस नॉन आयरिश लिटरेचर नॉन आयरिश लिटरेरी फॉर्म के प्रभाव से, मतलब वहां पर रहते थे तो वो इंग्लैंड चले जाते थे और इंग्लैंड में चले जाते थे आयरिश से, तो वहां के बारे में लिखना शुरू करते थे। A number of them also turn increasingly for the subject matter to modern Irish life rather than the ancient part. A number of ज्यादा लोग क्या टर्न हो गए अपने सब्जेक्ट मैटर को, कहाँ पर? मॉडर्न आयरिश लाइफ रेदर देन द एंशिएंट पास्ट, एंशिएंट पास्ट की जो चीजें हैं उसकी अपेक्षा वो मॉडर्न आयरिश लाइफ के सब्जेक्ट को लेना शुरू कर दी। लेकिन जब धीरे धीरे परिवर्तित आयरिश लिटरेचर रेनेसां आया, सेल्टिक रिवाइवल, तो इसमें जो है कुछ राइटरों ने क्या किया, जो एंशिएंट पास्ट की जो चीजें थी उसको छोड़ के उसकी अपेक्षा वो मॉडर्न आयरिश लाइफ के बारे में सब्जेक्ट लेकर के लिखने लगे, ठीक है। जैसे डब्ल्यू बीट्स और भी राइटर हैं। नोटेबल पोएट्स इसके अंदर कौन आते हैं? डब्ल्यू बीट्स और ए का पूरा नाम जॉर्ज रूसेल है। जॉर्ज रूसेल का स्यूडोनिम ए है, तो स्यूडो नाम है जॉर्ज रूसेल का ए, तो स्यूडोनिम इस नाम से लिखते थे। जैसे गाल्सवर्दी का जॉन सिंह जॉनसा, उसी तरह जॉर्ज रूसेल का ए था। ओलिवर सेंट जॉन गोगर्टी ये भी थे। तो ये नोटेबल पोएट्स और राइटर हैं। तो पोएट्स कौन कौन है? डब्ल्यू बीट्स, जॉर्ज रूसेल और ओलिवर सेंट जॉन गोगेरटी, ठीक है। ये लोग क्या है? ये आयरिश के क्या है? पोएट्स हैं, जो अपने वर्क को लिखने लगे अपनी भाषा में, मतलब आयरिश के बारे में स्टोरी। ड्रामाटिस्ट कौन कौन है? डब्ल्यू बीट्स ड्रामाटिस्ट भी थी, इनसे लेडी ग्रेगरी, या तो ड्रामाटिस्ट में कौन आएंगे? तो ये लगभग ये जान ही रहे कब हो रहा है, ये 19 विक्टोरियन एज की बात हो रही है, ठीक है।
विक्टोरियन नहीं, सॉरी विक्टोरियन 20 सेंचुरी की मॉडर्न एज की बात हो रही है, क्योंकि ये सब डब्ल्यू बीट्स वगैरह मॉडर्न एज में ही लगभग थे। तो इसके अंदर डब्ल्यू बीट्स ड्रामाटिस्ट थे, लेडी ग्रेगरी भी थी, वो इम्पोर्टेंट पैटर्न एंड पब्लिसिटी ऑफ मूवमेंट की। यह भी लेडी ग्रेगरी भी पैटर्न थी, इम्पोर्टेंट मूवमेंट की मेन लीडर थी। अभी डब्ल्यू बीट्स भी थी। जॉन मिलिंगटन सिंगे भी हैं, जॉन मिलिंगटन सिंगे भी हैं, और सीनो कैसे भी हैं। ये लोग के सीनो कैसे, जॉन मिलिंगटन सिंगे और लेडी ग्रेगरी, ये लोग क्या है, ड्रामाटिस्ट हैं। और डब्ल्यू बीट्स ये अभी 21 सेंचुरी के 20 सेंचुरी के। एमंग द नोलिस्ट जॉर्ज मूरे एंड कुछ नोलिस्ट भी थे उस समय के, सेल्टिक रिवाइवल के समय में। कौन कौन थे? तो जॉर्ज मूरे थे और जेम्स स्टीफन, जॉर्ज मूरे, जेम्स स्टीफन और जेम्स जोयसे। ध्यान रखिए 20 सेंचुरी के। जॉर्ज मूरे, जेम्स स्टीफन, जेम्स जोयसे। हु आल्सो अबैंडन आयरलैंड फॉर यूरोप, जो लोग क्या है यूरोप के लिए आयरलैंड को छोड़ दिए थे कुछ समय थे, मतलब लिखते थे लेकिन इंग्लैंड भी छोड़ दिए थे उस समय, चले गए थे। रिडिक्यूल एक्सेसिव ऑफ द नेशनलिस्टिक राइटर, और कुछ नेशनलिस्टिक राइटर भी उसमें थे। एडवर्टे आयरिश सब्जेक्ट मैटर एंड करेक्टर इन ऑल हिज राइटिंग, और धीरे धीरे क्या आयरिश सब्जेक्ट मैटर और करेक्टर इन ऑल, अपनी राइटिंग में अपने करेक्टर को, मैटर को आयरिश डालने लगे कुछ राइटर ने। ठीक है, पहले तो नहीं डालते, फिर धीरे धीरे एकता हो गई, एक लीडर बन गया। ठीक है, names indicate the Celtic revival produced some of the greatest poetry, drama and prose fiction written in English during the first 4 decades of the 20th century। लेकिन कह रहा है कि these names indicate name Celtic revival produced here some of the greatest poetry में। Celtic revival सबसे पहले पोएट्री, ड्रामा, प्रोज में आया था। रिटेन इन पहले इंग्लिश में रिटेन हुआ था ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 डिकेड में। 20 सेंचुरी के फर्स्ट 4 डिकेड जानते हैं कब से कब तक होगा? 1901 से 1940 तक। तो उसी समय तो थे आपके डब्ल्यू बीट्स वगैरह। तो कह रहा है कि 20 सेंचुरी के जो फर्स्ट 4 डिकेड थे इंग्लिश में, तो प्रोज फिक्शन रिटेनिंग, प्रोज फिक्शन जो लिखा गया इंग्लिश में, तो वह 20 सेंचुरी के 4 डिकेड में लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिलिप ये सब इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर से देख लीजिए, आपको जानना क्या, सेल्टिक रिवाइवल जान जाए। सेल्टिक रिवाइवल के कई नेम हैं। आयरिश लिटरेरी रेनेसा भी इसे बोला जाता है, गैलिक रिवाइवल भी बोला, सेल्टिक रिवाइवल भी बोला। यह इसके मेन लीडर डब्ल्यू बीट्स को माना जाता है। इसमें ये बताया गया था कि जैसे आयरिश लिटरेरी, इसमें जो राइटर वो कहाँ के है, आयरलैंड के है। तो आयरलैंड के राइटर थे, लेकिन वो इतिहास और जो वर्क लिखते थे इंग्लैंड वगैरह के बारे में। तो इन लोगों ने आगे आया, इन लीडरों ने आगे आया और बोला कि हमें अपने इतिहास को, अपनी हिस्ट्री को लिखना चाहिए, अपने देश के बारे में लिखना चाहिए, न कि किसी और। तो फिर इन लोगों ने एक आंदोलन किया, जिसके अंदर कौन डब्ल्यू बीट्स थे, जॉर्ज रूसेल भी थे, ओलिवर जॉन गोगार्टी थे। ये लोग पोएट थे। और कुछ लेडी ग्रेगरी और डब्ल्यू बीट्स और कुछ सीन ओकैसे और मिलिंगटन सिंगे, ये लोग क्या थे, ड्रामाटिस्ट थे। कुछ इसमें नॉवलिस्ट भी थे, जैसे जॉर्ज मूर और जेम्स स्टीफन और जेम्स जोयस, ये लोग नॉवलिस्ट भी थे, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग यूरोप को छोड़ करके इंग्लैंड में भी आके वहां के बारे में लिखते थे। बस यही चीज है, मेन रूप से यही जानना है। किसका नाम क्या है, इसके मेन लीडर कौन है? तो डब्ल्यू बीट्स है, वो मेन था यह। अब देखिए करेक्टर क्या होता है, व्हाट इज करेक्टर? करेक्टर इज नेम ऑफ लिटरेरी जेनर का यह भी एक नाम है। इट इज ए शॉर्ट एंड यूजुअली विट्टी, शॉर्ट होते हैं, विट्टी होते हैं, स्केच इन प्रोज ऑफ डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ पर्सन के डिस्ट्रक्टिव टाइप के प्रोज में एक स्केच होता है, विट्टी स्केच होता है, उसी करेक्टर बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि करेक्टर इन द नेम ऑफ लिटरेरी जेनर है, शॉर्ट एंड यूजुअली विट्टी स्केच इन प्रोज ऑफ डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ पर्सन के डिस्ट्रक्टिव टाइप के प्रोज में स्केच होता है। करेक्टर नहीं कहते भाई, प्रोज वगैरह के अंदर तो करेक्टर आते हैं। द जानरा वार इनॉग्रेटेड बाय
थियोफ्रेस्टस इस जानरा को, अर्थात करेक्टर को जानरा को सबसे पहले किसने प्रचलन में लाया? तो किसने लाया? थियोफ्रेस्टस ने लाया। ग्रीक आथर ऑफ सेकेंड सेंचुरी बी ग्रीक के आथर थे थियोफ्रेस्टस। इन्होंने सबसे पहले करेक्टर को यूज किया, ठीक ना। हु रोट इन लिवली बुक इन टाइलस, उन्होंने लिखा था लिवली बुक इन करेक्टर्स। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम करेक्टर था। करेक्टर बुक किसने लिखा? थियोफ्रेस्टस ने लिखा। कहाँ के थे? ग्रीक के थे। लिटेरारी फॉर्म हैड अ ग्रेट वैल्यू इन द अर्ली 70th सेंचुरी। अर्ली 70th सेंचुरी में इस फॉर्म का बहुत ज्यादा यूज हुआ, ठीक है। धीरे धीरे 17th सेंचुरी में, हालांकि बीसी में आया था यह करेक्टर टर्म, फिर 17th सेंचुरी में इसका बहुत प्रचलन हो गया। बुक ऑफ करेक्टर रिटेन बाय जोसेफ हॉल, जोसेफ के हॉल के द्वारा करेक्टर की कुछ बुकें लिखी गई। सर थॉमस ओवरबरी ने भी लिखा, जॉन अर्ले ने भी लिखा। इन्फ्लुएंस लेटर राइटर ऑफ एसे, हिस्ट्री एंड फिक्शन, फिक्शन और हिस्ट्री और एसे के कुछ लेटर राइटर थे जिन्होंने इनके ऊपर बुक भी लिखा। टाइटल ऑफ द सम ओवरबरी स्केचेस will indicate the nature of the form, जैसे a courtier, a wise man, a fair and happy milkmaid, और रिचर्ड एलिंगटन का एक वर्क एनोलॉजी है, अ बुक ऑफ करेक्टर। अ बुक ऑफ करेक्टर्स जो है रिचर्ड एलिंगटन का एनोलॉजी है 1924 में। करेक्टर्स और क्या होते? करेक्टर आर ए पर्सन प्रेजेंटेड इन द ड्रामेटिक नरेटिव वर्क में। करेक्टर वो पर्सन होता है जो ड्रामेटिक और नरेटिव वर्क में प्रेजेंट करता है। हु आर इंटरप्रेटेड बाय द लीडर, जो लीडर के द्वारा इंटरप्रेटेड होता है, ठीक ना, मतलब व्याख्या किया जाता है लीडर के द्वारा। जो पढ़ता है वो व्याख्या करता है कि ये कौन सा करेक्टर है, कौन सा करेक्टर। एज पोजेसिंग पर्टिकुलर मोरल होता है, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी होती है, इमोशनल क्वालिटी होती है। बाय इन्फ्रेंस फ्रॉम व्हाट इज person say what is person say and their distinctive way of saying the dialogue। अब देखिए करेक्टर आप जान गए, करेक्टर क्या होता है? ड्रामेटिक और नरेटिव में एक पर्सन रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे बोला जाता है, जिसको इंटरप्रेटेड किया जाता है रीडर के द्वारा, मतलब उसके रीडर उसके बारे में व्याख्या करता है, एक करेक्टर विलन है कि यह हीरो है, क्या है। अब डायलॉग क्या होता है? डायलॉग इज फॉर व्हाट दे डू द एक्शन। डायलॉग the dialogue and from what they do the action, जो कुछ एक्शन करता है उसी को डायलॉग कहा जाता है। the grounds in the characters in temperament desires and moral nature for these करेक्टर्स के जो टेम्परामेंट होते हैं, जो डिजायर होते हैं, मोरल होते हैं, उसको ग्राउंड में ला करके दियर फॉर दियर स्पीच एंड एक्शन इज कॉल्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन नहीं कहते, मोटिवेशन मतलब किसी को मोटिवेट करना, मोटिवेशन देते हैं। तो मोटिवेशन यह होता है जिसमें ग्राउंड इन करेक्टर का टेम्परामेंट, करेक्टर का जो स्वभाव, इच्छा और मोरल होती है, उसमें उसी चीज को स्पीच देता है, उसी को मोटिवेशन कहते हैं। हम जैसे मोटिवेशन देते हैं, कोई मोटिवेशन, तो उसमें क्या होता है? मेरा टेम्परामेंट होता है, मेरी डिजायर, मेरी मोरल होती है, नैतिक चीजें होती है, जिसको मैं क्या करता हूँ? एक्सप्रेस करता हूँ, व्यक्त करता हूँ थोड़ा सही तरीके से, मोरल नेचुरल स्वभाव से, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को मोटिवेशन बोलते हैं। और करेक्टर में रिमेन इसेंशियली स्टेबल, कह रहा है करेक्टर कैसे हो सकते हैं? स्टेबल हो सकती है, अनचेंज्ड इन आउटलुक हो सकते हैं, एंड डिस्पोजिशन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। आप वर्क में वह बिगिनिंग से एंड तक, मतलब शुरू से अंत तक, वह डिस्पोजिशन में भी हो सकते हैं, मतलब उनका पोजीशन चेंज हो सकता है। और जैसे देखिए प्रॉस्पेरो शेक्सपियर में, टेम्पेस्ट में है, ये सब क्या है? प्रॉस्पेरो है, चेंजिंग होता है, जैसे पहले इसका स्वभाव क्रूअल होता है लेकिन बाद में इसका तो स्वभाव सॉफ्ट हो जाता है। देखिए चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड है, जिसमें मिस्टर मिकाबर है, जिस आदि पहले स्वभाव इनका अलग होता है, बाद में इनके स्वभाव में चेंजिंग हो जाती है, रेडिकल चेंजेस हो जाते हैं ना, ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। करेक्टर जैसे जॉन ऑस्टिन का इम्मा वर्क है 1816 में, जिसमें जो है इम्मा करेक्टर है उसकी बात की गई। और शेक्सपियर का किंग लियर है, किंग लियर का देखिए पहले कैसा स्वभाव होता है, बाद में कैसा स्वभाव हो जाता है।
चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन में पीप का करेक्टर फिलिप पीप, उसका भी स्वभाव चेंज हो जाता है। तो कैरेक्टर रिमेन स्टेबल एंड चेंज। कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं जो चेंजिंग होने वाले, तो कुछ होते हैं तो स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं। रीडर ऑफ ट्रेडिशन एंड रियलिस्टिक वर्क प्लेस कंसिस्टेंसी। करेक्टर शुड नॉट suddenly break up and active in the not to stick around in his and her temperament we are already come to। तो देखिए किस करेक्टर को क्या बोला जाता है, जो जैसे चेंजेबल होता है उसे क्या कहा जाता है, जो स्ट्रिक्ट होता है उसे क्या बोला जाता है। E.M. फॉस्टर का एक वर्क एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेल 1927 का वर्क है। 1927 का एक नॉवेल एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेल की है इसका E.M. फॉस्टर का। इसमें इंट्रोड्यूस किया गया न्यू टर्म फॉर एन ओल्ड डिस्टिंक्शन बाय डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन फ्लैट एंड राउंड करेक्टर, जिसमें फ्लैट और राउंड करेक्टर के बारे में बताइए कि फ्लैट का करेक्टर किसे बोलते हैं और राउंड करेक्टर किसे बोलते हैं। तो देखिए फ्लैट करेक्टर is also called type of टू डायमेंशनल होता है। फ्लैट करेक्टर होता है वो टू डायमेंशनल होता है। टू डायमेंशनल के मतलब दो आकार का, मतलब दो तरह का होता है। कभी रो देगा, कभी हंस देगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर, एक सही जगह पर न होना। और फ्लैट का मतलब होता है स्टोइक होना, उदासीन होना, इंडिफरेंट होना, कोई प्रभाव नहीं, कोई मतलब कोई कुछ कहे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जैसे फॉस्टर ने बोला है कि अ बिल्ट अराउंड अ सिंगल आइडिया एंड क्वालिटी, जिसके अंदर एक सिंगल आइडिया क्वालिटी होगी, प्रेजेंटेड विदाउट मच इंडिविजुअलिंग डिटेल, उसका इंडिविजुअलिंग डिटेल नहीं होता है। दियर कैन बी डिस्क्राइब एडिक्वेटली इन द सिंगल फ्रेज एंड सेंटेंस, जिसको वह सिंगल फ्रेज और सेंटेंस में डिस्क्राइब करता है। बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता, बस एक ही बात जो कह रहा है वो कह रहा है, इधर उधर से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो जैसे पोलोनियस जो करेक्टर है वो क्या है, फ्लैट करेक्टर है, ठीक ना। और ब्रूटस का भी करेक्टर फ्लैट है, तो कोई उससे मैं राउंड करेक्टर कॉम्प्लेक्स इन टेम्परामेंट एंड मोटिवेशन। जो राउंड करेक्टर होता है वो करेक्टर होता है कॉम्प्लेक्स इन टेम्परामेंट, स्वभाव में कॉम्प्लेक्स होता है, मिश्रित, कब कुछ कर देगा, कभी कुछ और कर देगा, हमेशा कुछ ना कुछ थिंकिंग करता रहेगा, मोटिव। तो राउंड करेक्टर कॉम्प्लेक्स इन टेम्परामेंट एंड मोटिवेशन एंड रिप्रेजेंटेड विथ सब्टल पर्टिकुलरली, यह सब्टल पर्टिकुलरली के रूप में रिप्रेजेंट होता है। सच अ करेक्टर देयरफॉर इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब विथ एनी, ऐसे करेक्टर जो देयरफॉर डिफिकल्ट होते हैं टू डिस्क्राइब करना विथ एनी एडिक्वेसी एज अ पर्सन इन रियल लाइफ में कुछ पर्सन होते हैं जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन करना, मतलब उनके बारे में व्याख्या करना कठिन होता है, उसी को क्या कहते हैं, राउंड करेक्टर। जैसे उनके स्वभाव में नहीं जानते क्या चल रहा है, जैसे यागो है, क्लेडियस है, ये सब राउंड करेक्टर है, मतलब कब क्या चेंज कर रहे हैं कोई। देखिए यागो के दिमाग में चल रहा है कैसे वो ठेलों को फंसाया जाए, क्या नाम पोलोनियस सॉरी यागो है, क्लेडियस दिमाग में है कि कैसे हेमलेट को मार दें, उसको कैसे, ये सब दिमाग में चलता है, तो राउंड करेक्टर बोला जाता है। सच करेक्टर डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब विथ एनी, इनको डिस्क्राइब करना कठिन हो जाता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वास्तविकता में क्या है। तो लाइक रियल पर्सन कैपेबल ऑफ सरप्राइजिंग अस, जैसे ह्यूमरस करेक्टर होते हैं। ह्यूमरस सच जैसे बेन जॉनसन का सर इपिक्योर मैमन, कुछ ह्यूमरस करेक्टर जैसे बेन जॉनसन का सर इपिक्योर मैमन एक वर्क है। इट इज फ्लैट करेक्टर हु हैज नेम विच से इट ऑल, जिसमें जो फ्लैट करेक्टर होते हैं हु हैज नेम विच से इट ऑल, जो हु हैज नेम विच से इट ऑल, ऐसे करेक्टर होते हैं हु हैज नेम, जो नाम उनका कहा जाता है उसे सब जानते हैं कि इस नाम से, मतलब उसके स्वभाव से जान जाते हैं। कंट्रास्ट टू राउंडनेस ऑफ करेक्टर इन शेक्सपियर का जैसे फाल्स स्टाफ है, किस तरह का करेक्टर है, फ्लैट करेक्टर है। फाल्स स्टाफ देखते हैं ना, मारते हैं सब, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पोलोनियस क्या है, फ्लैट करेक्टर है, स्टोइक उदासीन टाइप का हो। Almost of drama and narrative properly enough have a character who observe the function and are not characterized। मतलब कह रहे हैं कि ड्रामा होते हैं, ड्रामा में हम उनकी विशेषता के अनुसार बता सकते हैं कि किस तरह का करेक्टर फ्लैट है कि राउंड है, क्या है। जैसे शेक्सपियर का हेनरी फोर्थ का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें मिस्टेज क्विकली है टू बी द ग्लोबुलर एज फाल्स स्टाफ को कैसे उसको कैसे मतलब उसको पागल बनाती हैं।
तो ये सब ये फाल्स स्टॉप का ऐसा करेक्टर है, फ्लैट करेक्टर। द डिग्री टू विच टू बी रिगार्डेड आर्टिस्टिकली सक्सेसफुल करेक्टर नीड टू बी 3 डायमेंशनल डिपेंड ऑन दियर फंक्शन। करेक्टर को आवश्यकता होती है 3 डायमेंशन का, डिपेंड उनके फंक्शन के अनुसार इन द प्लॉट में इन द मेनी टाइप्स ऑफ नरेटिव, जैसे डिटेक्टिव स्टोरी सच है, जैसे डिटेक्टिव स्टोरी होती है, एडवेंचर स्टोरी होती है। कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं जो डिटेक्टिव स्टोरी करते हैं, एडवेंचर क्वालिटी रखते हैं, और मतलब फार्स कॉमेडी होती है। कह रहे हैं ना कि सच डिटेक्टिव कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिसमें डिटेक्टिव स्टोरी होती है, एडवेंचर नॉवेल होता है, फार्स कॉमेडी होती है, इवन प्रोटैगनिस्ट यूजुअली 2 डायमेंशन, जिसमें प्रोटैगनिस्ट के 2 डायमेंशनल होते हैं। आपको पता है कि फ्लैट कैरेक्टर पर 2 डायमेंशनल होता है ना, बस 2 ही, बहुत ज्यादा नहीं थिंकिंग करना, बस एक ही 2 चीज के बारे में थिंकिंग करना। जैसे शेरलॉक होल्म्स और जो लॉन्ग जॉन सिल्वर है, डू नॉट रिक्वायर, यहाँ आवश्यकता नहीं है फॉर दिए एक्सीलेंटली टे रोल्स का। तो राउंडनेस ऑफ द हैमलेट का हैमलेट की बात करें, राउंडनेस ऑफ द हैमलेट द बेकी शार जय गैट्सबाई इन हिज एनाटॉमी ऑफ क्रिटिज्म 1957 का वर्क है नार्थो प्रायर का, ध्यान रखिएगा। नार्थो प्रायर का एक और एनाटॉमी ऑफ क्रिटिज्म 1957 में प्रपोज किए हैं। लाइफ लाइक करेक्टर के बारे में उसमें बताया गया, आइडेंटिफाई वेरिएंट्स मोर देन लेस इंडिविजुअल, मतलब उसमें करेक्टर के बारे में बताया गया है कि स्टाक करेक्टर क्या होते हैं, स्टाक 2 डायमेंशनल करेक्टर क्या होते हैं, और कुछ और करेक्टर क्या होते हैं, फ्लैट करेक्टर क्या होता है, उसने भी बताया, किसने, नार्थो प्रायर ने, किस और में, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिज्म में। तो स्टाक 2 डायमेंशनल टाइप करेक्टर भी होते हैं, मतलब स्टाक करेक्टर होते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए पहले सच इज द सेल्फ डिप्रेशिएटिंग आयरन एलाजॉन बोस्टफुल सिनेक्स, ये देखिए पहले करेक्टर यूज करते थे लोग। कुछ ऐसे करेक्टर तो जिनका ये नाम चीज यूज किया जाता था, जैसे सेल्फ डिप्रेसिंग आयरन ये नाम है करेक्टर, बोस्टफुल एलाजॉन है, सेनेक्स इरेटस है, कोलरिक ओल्ड फादर क्लासिकल कॉमेडी में सब पहले। देखिए क्लासिकल कॉमेडी जब सबसे पहले आई थी तो पहले ऐसे करेक्टर यूज होते थे, ईरान इलाजान कोलरिक सॉरी सेंसस इरेटस, और जिससे एक प्रकार का टर्म बन गया था इन लोगों से संबंधित। तो बस यही चीज है, मेन चीज जान ही गए आप लगभग। इसमें देखिए करेक्टराइज वगैरह का कोई मतलब नहीं है, टेलिंग जानी नहीं, शोविंग कोई चीज को दिखा। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे चिवेलरिक रोमांस क्या होता है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे अभी आपका करेक्टर्स क्या होते हैं, तो करेक्टर बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। करेक्टर क्या होता है, तो करेक्टर जो होते हैं आर द पर्सन प्रेजेंटेड इन द ड्रामेटिक नैरेटिव वर्क में प्रेजेंट किया जाता है। करेक्टर मूल रूप से 2 तरह के होते हैं, फ्लैट राउंड फ्लैट करेक्टर होता है 2 डायमेंशन होते हैं, राउंड होते हैं 3 डायमेंशन होते हैं, ज्यादा क्लीवर होते हैं। फ्लैट करेक्टर का एग्जांपल अगर देखा जाए तो फाल्स्टाफ है, ठीक ना, और पोलोनियस वगैरह है, लेकिन बहुत बड़ा इनका रोल नहीं, या ब्रूटस को कह सकते हैं। राउंड करेक्टर जैसे यागो है, क्लेडियस है, ये सब आएंगे, ठीक है। ये रिचर्ड क्या नाम है, किंग लियर में जो एडवर्ड है, वो सब आएंगे, ठीक, विलन की तरह होते हैं। मोटिवेशन जान ही रहे, किसी को मोटिवेट करने के लिए जो स्पीच देते हैं जिसमें आपको इफेक्ट पड़े। डायलॉग होता है, डायलॉग के बारे में बताते हैं। कोई फार्म होता है जिसमें एक्शन कोई होता है, सॉरी डायलॉग क्या होता है, डायलॉग यहाँ से देखिए, दियर डिस्ट्रिक्टिव अवे आप सेइंग, कहने का जो डिस्ट्रिक्टिव अवे होता है उसी को डायलॉग बोला जाता है। तो कहने का जो डिस्ट्रिक्टिव वे आप सेइंग, किसी कहने का अलग विचार, मतलब कहने का जो तरीका होता है, डिस्ट्रिक्टिव मतलब विशेष तरीका होता है, उसी को डायलॉग बोला जाता है। और फ्रॉम व्हाट दे डू, जो कुछ वो करता है उसी को एक्शन कहा जाता है। फ्रॉम व्हाट दे डू मतलब जो कुछ आप करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं उसे एक्शन कहा जाता है। और दियर डिस्ट्रिक्टिव आप हमारे कहने का जो तरीका होता है, डिस्ट्रिक्टिव
वेज होता है उसी को डायलॉग कहते हैं। फ्रॉम व्हाट दे डू, जो हम डू करते हैं, जो एक्शन करती है, जो कुछ हम करते हैं उसे एक्शन करते हैं। और टी समझाने रहे, ठीक। ये आपका है। तो ये हो गया आपका। चलिए आज हम रहने दे रहे हैं थोड़ा सा, अभी इतना ही पढ़ा दे रहे हैं। 10 बजे क्लास चलेगी। आज थोड़ा सा ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे। एक ओके सर, थैंक यू सर। आज कुछ बना खा ले, थोड़ा मौसम ठंडा है। ठीक है, 10 बजे चलेगी क्लास।